जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके यस बिहार यस स्टेट और यूपी में जो पुलिस का वैकेंसी है उसके लिए काफी यूजफुल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाते हैं, क्यों? ठीक, पटरियां समांतर बनी रहे, झटकों को अवशोषित कर सके, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके, नन ऑफ दिस। देखिए जो रेल की पटरी होता है इस प्रकार से होता है और उसके बीच में ये पतले पतले पट्टी होता है। ठीक, ये आपका सीमेंट का ढलैया किया हुआ रहता है, ये बीच में गैप रहता है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, और इस बीच में कंक्रीट रहता है और इसके आसपास भी कंक्रीट रहता है। अगर ये आपका जो पटरी है अगर आप ढलैया कर देंगे अगर पूरे के पूरे, ठीक, तो वो ट्रेन इतना वेटेड होता है कि उसकी वजह से ये आपका पटरी टूट जाएगा। तो टूटने से बचने के लिए और जो डिसबैलेंस होता है उससे बचने के लिए, ठीक, और उसके जो दाब को कम करने के लिए ये जो कंक्रीट लगाया जाता है। ठीक, कंक्रीट लगाया जाता है किसके लगाया जाता है कि उसकी दाब को कम कर सके, क्योंकि नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो उसकी दाब को मेंटेन बनाए रखने के लिए कंक्रीट लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, झटकों को अवशोषित कर लेता ये भी नहीं होगा। तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब माने प्रेशर, ठीक, प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। समझ में नहीं? अगर पटरी को आप ढलैया कर देंगे तो टूट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होगा? बैरोमीटर रहता है इस प्रकार से रहता है। ठीक, इस पर आपका नंबरिंग लिखा रहता है। ठीक, नंबरिंग रहता है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए बैरोमीटर में क्या पारा भरा रहता है। ठीक, अगर ये पारा अचानक डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये संकेत होता है कि गर्म मौसम या सर्द मौसम, गर्म मतलब गर्मी, जैसे इस समय क्या है टेम्परेचर बहुत काफी है। ठीक, ये इसके लिए नहीं होता है। ठीक, ये अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा एकाएक तो ये होता है, इसके लिए होता है। ठीक, ये लिखा है अचानक गिर जाए, अगर बढ़ना लिख जाए तो आपका गर्म होगा। सर्दी के लिए नहीं होता है, ठंडी में। आधी की संभावना यही सही है। अगर पारा एकाएक सडनली नीचे की ओर गिर जाए तो आप समझिए कि आधी तूफान ये सब चीज आने की संभावना रहती है। ठीक, शुष्क ये नहीं होगा, ये ड्राई होता है। ठीक, ये नहीं होगा शुष्क। अब देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक की विखंडन, नाभिक की संलयन, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तो होगा नहीं। ठीक, अब ये हमारा जो सूर्य ऊर्जा किस कारण से किस कारण से वो अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो वो नाभिक की संलयन होता है। ठीक, नाभिक की विखंडन नहीं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। ठीक, 4% बढ़ा दी जाए, ये होगा बढ़ा दी जाए तो आवर्त काल क्या होगा, जिसे टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी लिखते हैं। अब देखिए जो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब देखिए यहाँ पर 4% बढ़ा दी जाए। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, 2 पाई अंडर रूट 4% 4L अपॉन जी। या तो आप प्रतिशत है तो इसको आप लिख सकते हैं 4/100। ठीक, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने की क्या आपको जरूरत है, फिर आपको प्रतिशत में लाना ही है। ठीक, तो आप देखिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 2 अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। ठीक, या प्रतिशत में है। ठीक, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाहर ले लीजिए। अब देखिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। ठीक, ये क्या प्रतिशत में है। तो अब देखिए पहले कितना था, ये पहले तो आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था, पहले था। ठीक, बाद में कितना हो गया 2 गुना हो गया, इसका मतलब 2% गुना अधिक हो जाएगा। ठीक, यह कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसे T1 ऐसे T2 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 2% अधिक हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका 16 दे दिया तो 4% अधिक हो जाता, निकल जाता कर्डी के बाहर। समझ नहीं, 25 देता तो 5%। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको केवल समझ कर टिक लगा देना है। समझा कि नहीं, तो 2% अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभावित होगा। ठीक, आवर्तकाल क्वेश्चन देखिए वही है, या तो हम दो तरीके से, या तो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिख सकते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 1। दूसरा लिख सकते हैं T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। ठीक, अब देखिए लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, पहले लंबाई क्या था यल था। ठीक, बाद में कितना हो जाएगा 4 4L। ठीक, इतना लंबाई के, ये पहले था बाद में इतना कर दिया गया।
पहले हमारा यल था, बाद में 4L/G कर दिया गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए T1/T2 लिख सकते हैं, तो 2π√L/G, ठीक, अपान ये 2π। अब देखिए इसके बाहर कड़ी से निकालेंगे तो ये क्या 2√L/G हो जाएगा। समझे, ये 4 है, रूट से बाहर निकलेगा। ठीक, तो T1/T2 इक्वल टू 2π√L/G अपान, अब इसको लिख सकते हैं 2π√L/G। ठीक, अब इंटू 2 है, ये यहां से यहां कट जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/2 हो जाएगा। पहले कितना था 1 था, T1 पहले कितना था 1 था, बाद में T2 कितना हो गया 2 हो गया, इसका मतलब 2 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, या तो 4 गुना कहा तो इसको पहले कर निकाल कर आप 2 गुना कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी 2 गुना ही होगा। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कण का द्रव्यमान m है, एक कण का द्रव्यमान m दिया है, ठीक, और संवेग p दिया है। ठीक, इसे मोमेंटम कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा होगी, आप देखिए जो मोमेंटम होता है जिसे संवेग कहते हैं, मोमेंटम होता है जिसे p इक्वल टू एम भी लिखते हैं। ठीक, मास ये होता है मास, ये होता है वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। समझा कि नहीं? आप देखिए यहाँ पर ये देखिए एम पी लिखा है, एम पी लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। ठीक, ये लिखा है पी स्क्वायर एम। ठीक, अब ये लिखा है पी स्क्वायर बाई एम, ये लिखा है पी स्क्वायर बाई 2m लिखा है। ठीक, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं रहता है स्क्वायर का, इसलिए इस तरह से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है जिसे के लिखते हैं हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हाफ हो गया, एम हो गया, एम का नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख दें, भी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? एम से हम काट देंगे, यही चीज आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हाफ एम भी का होल स्क्वायर अपान एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मोमेंटम क्या होता है पी इक्वल टू एम भी, तो एम भी के स्थान पर पी लिख सकते हैं, तो हाफ एम भी के स्थान पर क्या होगा पी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। ठीक, यही लिखते हैं पी स्क्वायर अपान 2m। ठीक, क्या काइनेटिक एनर्जी आपका ये, इसमें ऑप्शन देख लीजिए पी स्क्वायर बाई 2m कौन सा है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पी स्क्वायर बाई एम है, ये पी स्क्वायर बाई 2m, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन करके भी आप देख लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण होता है। ठीक, आप देखिए दिया ससंजक बल जिसे कोहेसिव कहते हैं, और एक एडहेसिव बल होता है। समझ में? ससंजक बल और आसंजक बल होता है। और दोस्त ये सेकेंड ऑप्शन दिया पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसे T इक्वल टू F/L लिखते हैं। ठीक, दोनों होगा या जल का हल्का होना। ठीक, ये भी ऑप्शन गलत है, दोनों भी गलत है। ठीक, आप देखिए आसंजक और पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये आपका F/L होता है, T इक्वल टू F/L होता है। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, F का न्यूटन और L का मीटर हो जाएगा। ये छोटे वस्तु के लिए तैरने के लिए होता है, जैसे आपका ब्लेड हुआ, पत्ता हुआ, किसी चीज का पत्ता हुआ तैर रहा है उसके लिए होता है। समझा कि नहीं? और ये जो पृष्ठ तनाव होता है ये आपको सिकोड़ कर रखने का प्रयास करता है, जैसे हम लोग नहाते हैं तो बाल चिपक जाता है। ठीक, अब ब्रश जो पेंट किया जाता है उससे भी क्या, ब्रश में अगर उसमें पेंट में डुबोने पर फिर निकालेंगे तो ब्रश ऐसे हो जाता है। ठीक, वो सिकोड़ लेता है। समझा कि नहीं? तो वो सरफेस टेंशन होता है। ये आसंजक बल, एक होता है ससंजक बल। ठीक, ससंजक बल मतलब समान होता है, एक होता है समान जिसे ससंजक बल कहते हैं, ससंजक बल। ठीक, कोहेसिव और एडहेसिव कहा जाता है, ससंजक और आसंजक बल होता है। ठीक, तो ये तो ससंजक मतलब समान अणुओं के बीच, जैसे पानी पानी के बीच में, ठीक, शहद शहद के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, गैस गैस के बीच में लगता है। समझा कि नहीं? तो ये जैसे ये ससंजक बल जो होता है मतलब समान, ये होता है सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, कि सॉलिड में सबसे अधिक क्या लगेगा ससंजक बल, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में लगता है। ठीक, तो ये आसंजक बल क्या होता है? ठीक, आसंजक बल, आसंजक बल ये डिफरेंट वस्तुओं के बीच में लगता है, डिफरेंट वस्तु के बीच में लगता है। जैसे आपका मार्कर हुआ, जैसे हम ये लिख रहे हैं मार्कर, यही मार्कर है बोर्ड है, इसी बीच में लिख रहे हैं, पेन है और आपका कॉपी है,
ठीक, उसके बीच में लिख रहे हैं क्या, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, समझ में आया कि नहीं। शीशे पर लिखते हैं, ठीक, तो आप जैसे कपड़ा है, कपड़े में पानी का ऊपर चढ़ता है, पानी भीग, कपड़ा भीग जाता है, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट वस्तु, कपड़ा और पानी अलग अलग है, समझ में। तो ये जो आपका असंजक बोलो, ये डिफरेंट वस्तुओं के बीच में लगता है, ठीक। तो ये क्या है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण, चिपकने का तो अलग चीज होता है, न चिपकने का कारण पूछा है, इसका मतलब आसंजक बल का अभाव है। अगर असंजक बल रहता तो ये चिपक जाता, इसका मतलब असंजक बल का अभाव है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। बॉल बेयरिंग क्या होता है, घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ठीक। अब देखिए बॉल बेयरिंग क्या होता है, जैसे साइकिल में क्या होता है, इस प्रकार से रहता है, इसमें बेयरिंग लगा रहता है इस प्रकार से, जो हमें आसानी से चलने में सुविधा देता है। जैसे स्टालर हुआ, स्टालर में भी एक पहिया लग गया, जिससे चलने में बहुत आसानी होता है, समझा नहीं। तो आपको जो बल ये बेयरिंग लगा देते हैं तो ये आपका आसान हो जाता है। तो ये दिया है कि बाल बेयरिंग, इसी को बाल बेयरिंग बोला जाता है, समझा। ये क्या काम करता है, घर्षण को कम करता है, समझ में आ गए। घर्षण को कम करेगा तो आप उतनी आसानी से वो वस्तु चलता है, समझ में आ गए नहीं। अगर घर्षण अधिक रहेगा तो वो चलेगा नहीं। जैसे आप साइकिल में अगर बेयरिंग नहीं लगाएंगे तो वो आपको चलने में बहुत टाइट होगा, नहीं चल पाएगा जल्दी, ठीक। अगर बेयरिंग लगा देंगे तो बहुत आसानी से चलने लगता है। जैसे आपको कैरम बोर्ड हुआ, उसमें पाउडर क्यों छिड़कते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तब आप गोटी को मारते हैं बहुत तेजी से इधर उधर मूव करता है, समझ में। अगर उसमें रफली जाएगा तो उतना आसानी से नहीं जाएगा। तो घर्षण को बढ़ाना, घर्षण को तो बढ़ाएगा नहीं, ठीक, घर्षण को तो कम करेगा ये ना, ये घर्षण को कम करेगा, ठीक। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ये भी नहीं होगा। स्थैतिक घर्षण माने कि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, यही आपका आपका सही हो जाएगा, समझ में नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है इसे, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, ठीक। आप देखिए जो श्यानता होता है जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है, विस्कोसिटी, ये समान अणुओं के बीच में लगता है। जैसे पानी पानी हुआ, ठीक, इस गैस गैस हुआ, तो ये समान, ये भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, समझ में आया कि नहीं। ये भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, फोर्स होता है। जैसे ये पानी पानी में लगेगा, ठीक, उसमें गैस गैस में लगेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये अब दूसरा है, तीसरा देखिए गुरुत्व, गुरुत्व को जी लिखते हैं, ये भी नहीं होगा। ये गुरुत्व क्या, ये पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, समझ में आया, तो गुरुत्व बल भी नहीं होगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव आपका सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव को लिखते हैं एफ इक्वल टू टी, ठीक, टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है, टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है, ठीक। तो एकांक लंबाई में लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये किसी वस्तु को सिकोड़ कर रखने का प्रयास करता है, जैसे यहाँ पर पानी इस प्रकार से है, ठीक, तो इस पर रखेंगे तो ये इस प्रकार से सिकोड़ कर रखने का प्रयास करेगा, समझ में आ गया। ये खींच कर रखने का प्रयास करता है। तो यही कहा कि जिस पृष्ठ तनाव के कारण ही वह वस्तु गोलाकार हो जाता है। पानी पानी ऊपर से जब गिरता है तो पूर्ण गोलाकार नहीं होता है, जब सरफेस टेंशन कारण वो पानी गोला हो जाता है बूंद के रूप में, समझ में आता है। जैसे हम नहाने के बाद बाल क्या, बाल चिपक जाता है, वो हमेशा गोल, वो कम एरिया में ज्यादा समेटने का प्रयास करता है, समझ में। जैसे कपड़ा आपके घर में है, वो बिखरा हुआ, अगर प्रेस नहीं हुआ है, उसको आप एक कपड़े में गोला बांध देंगे, पूरी कपड़ा इतना ही में आ जाता है। उसको जब बिखेर देंगे तो पूरा बिखर जाता है, जिससे लगता है बहुत ज्यादा कपड़ा है। वो क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किसी वस्तु को सिकोड़ कर रखने का प्रयास करता है, कम जगह में ज्यादा चीजें को एडजस्ट कर लेता है, समझ। तो सरफेस टेंशन हो गया। और सरफेस टेंशन के कारण ही जो छोटे वस्तु होते हैं, जैसे ब्लेड हुआ, पत्ते हुआ, ठीक, आम का, नीब का, उसी के कारण वह तैरता है, समझे। और जो बड़ा वस्तु है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत या उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स के कारण तैरता है, ठीक। तो फिर सरफेस टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नहाने पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक। नहाने में बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण चिपकते हैं, समझा। तो फ्रिक्शन देख लिए, ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण चिपकते हैं, ठीक। जो प्रत्यास्थता देखिए, पृष्ठ तनाव प्रत्यास्थता क्या होता है, जो जिसे हम इलास्टिसिटी कहा जाता है, समझ में नहीं। और ये श्यानता, श्यानता आपके सेम चीजों में लगता है, जैसे पानी में हुआ, ये भी एक प्रकार का फोर्स होता है, ठीक। श्यानता नहीं होगी, जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक, विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक।
अब देखिए फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन तो आपका दो वस्तुओं के बीच में लगता है, तो ये फ्रिक्शन आपका अगर कम है तो चलने में आपको आसानी होगा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो चलने में आपको कठिनाई होता है, समझ में? तो आपका क्या सरफेस टेंशन के कारण आपस में चिपक जाता है, समझ में आया? ठीक। अब जैसे अरुई का पत्ता हुआ, उस पर पानी गिराते हैं तो नीचे आ जाए, क्योंकि सरफेस टेंशन उस पर पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन उस पर कम होता है, समझ में? इस कारण से वह चिपक नहीं पाता है उस पर जो होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि नहाने पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो वो क्या पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं, समझ में आएगा? अगर पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा तो चिपकेगा नहीं। ब्रश हुआ, ब्रश भी अगर लिख देगा तो वो भी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओम किसका यूनिट है? ठीक, मीटर, मीटर तो आपका लंबाई का है, ठीक, लंबाई का है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एम्पियर आपका धारा का है, जिसे करंट कहा जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अब वोल्ट क्या होगा? जिसे विभव कहते हैं, पोटेंशियल, जिसे विभव कहा जाता है, ठीक, विभव कहा जाता है। ये भी विभव पोटेंशियल को लिखते हैं, भी इक्वल टू क्या हो जाता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ये वर्क हुआ, ये आवेश हुआ, ठीक, ये चार्ज जिसे बोलते हैं क्यू, तो जूल प्रति कुलाम हो जाएगा इसका यूनिट, तो इसका होता है जूल प्रति कुलाम हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस होता है जिसे V इक्वल टू आई आर होता है, तो रजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई होता है, इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर, इसी को लिखा जाता है ओम, ओम भी लिख सकते हैं, ठीक। ओम क्या वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम पर ओम रखा गया है, ठीक, समझ में आया? तो ओम किसका मात्रक है? ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे होता है, अब इसका देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है जो वो होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से लिखा जाता है, कैपिटल, ठीक। अब देखिए जो स्ट्रेस होता है उसे बोलते हैं प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। अब देखिए जो विकृति प्रतिबल होता है वो होता है एफ बाई ए, ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, और जो विकृति होता है डेल्टा एल अपान एल, इसका मतलब जैसे लंबाई इतना है, ठीक, आपका 5 मीटर है, ठीक, 5 मीटर है, इसे हम खींचकर यहां से यहां तक कर दिए, खींचकर कितना कर दिए? इसे 6 मीटर कर दिए, ठीक, तो कितना बड़ा? 1 मीटर बड़ा, तो 1 मीटर जो बड़ा वही आपका क्या डेल्टा एल है, ठीक, 1 मीटर जो बड़ा इसी को हम डेल्टा एल कहते हैं, जो प्रारंभिक लंबाई है उसे एल कहा जाता है, ठीक। तो लंबाई में इसको बोलेंगे, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, ठीक, इसका क्या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स को हम प्रतिबल कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इसको जब ट्रांसफर करें एफ बाई ए, ये चला जाएगा ऊपर एल बाई एल, अब देखिए एल लिखे, डेल्टा एल लिखे या एल, दोनों का मात्रक जो होगा वो तो मीटर ही होगा, ठीक, तो मीटर होगा इसका, मीटर इसका, ये कैंसिल हो जाएगा, समझे? मान बचेगा क्या? एफ बाई ए बचेगा, इसका मात्रक क्या होगा? बल, बल क्या? न्यूटन, न्यूटन मात्रक होता है, जो एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर बल का न्यूटन रखा गया, ये एसआई मात्रक है, ठीक, न्यूटन प्रति ये एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, देख रहे कौन सा ऑप्शन इसमें है? ये तो होगा नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत काफी यूजफुल क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।